हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक मैसेजी। आज हम इस वीडियो में सीटेट एनवायरनमेंट के पार्ट 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो है सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर नंबर 13 से। इससे पहले के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 तक पढ़ चुके हैं, लेकिन हालांकि मैं चैप्टर नंबर 10, 11, 12 डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर नंबर 13 के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे कई टाइप के क्वेश्चंस आपके सीटेट पूछ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है वो है बसेरा ऊंचाई पर, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली है क्या, इस चैप्टर में एक यात्री की कहानी है जो मुंबई से घूमने के लिए आता है, लद्दाख श्रीनगर वगैरह घूमता है, तो उसी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखो, इसका नाम क्या है, गौरव है। और ये एक तरीके से लोनर लोनर इसकी मोटरसाइकिल का नाम है, ठीक है। लोनर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अकेले रहने वाला। तो हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, हम वो देख लें। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो हम बात करेंगे। देखो यहाँ पे सीटेट क्वेश्चन बनाने का तरीका ढूंढता है। वो क्या करता है, चैप्टर में से छोटे छोटे क्वेश्चन बना लेता है। तो देखो यहाँ पर ये जो लड़का बेसिकली मुंबई से निकलता है और मुंबई से पहले कहाँ, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के छोटे बड़े शहरों से होते हुए दिल्ली पहुंचता है, ठीक है। तो मुंबई से दिल्ली का जो है 1400 किलोमीटर का रास्ता है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि सीटेट कभी भी क्वेश्चन बना सकता है कि मुंबई से दिल्ली तक का जो रास्ता है वो कितना कितना दूर है, वो 1400 किलोमीटर तक का है, ठीक है। इसके अलावा और देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बन सकते हैं। यहाँ पर ये देखो, ये है ठंडा रेगिस्तान। ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है, ठंडा रेगिस्तान क्वेश्चन ये आ चुका है। ये है लद्दाख। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। तो इसमें हम पढ़ लेते हैं कि यह इलाका सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान की तरह दिखता है। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो ठंडा रेगिस्तान किसको कहते हैं, वो लद्दाख को कहा जाता है। तो यहाँ पर ये चीज हो गई। इसके अलावा यहाँ पे देखो, घरों के बारे में बताया गया है कि लद्दाख में घर किस तरीके से बने होते हैं। तो यहाँ पे एक ताशी ताशी नाम का एक कोई व्यक्ति होता है, उसके घर के बारे में बताया गया है। ताशी का जोर चला और वह मुझे खींचकर अपने घर ले गया। उसका घर 2 मंजिला था, ये चीज ध्यान रखनी है। कहाँ के घर के बारे में बात कर रहे हैं, लद्दाख के घर के बारे में बात कर रहे हैं। उसका घर 2 मंजिला था, पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बना था। उन पर मिट्टी और चूने की पुताई हुई थी। अंदर से घर छप्पर जैसा लग रहा था, हर तरफ घास फूस पड़ी हुई थी। तासी मुझे लकड़ी की सीढ़ियों से पहली मंजिल पर ले गया। उसने बताया कि वह और उसका परिवार ऊपर की मंजिल पर रहते हैं और नीचे की मंजिल पर जानवरों के रहने के लिए स्थान है। तो लद्दाख के घरों की विशेषता को देकर के प्रश्न सीटेट आपसे पूछ लेता, तो ये विशेषताएं ध्यान रखनी है। और जरूरत का सामान इकट्ठा करके रखते थे। मतलब ये था कि नीचे की मंजिल पर जानवर के रहने की जगह थी और जरूरत का सामान इकट्ठा करके रखते थे, ठीक है। 2 मंजिल घर वहां पे पाए जाते थे। तो नीचे जानवर और जरूरत का सामान इकट्ठा करके वो लोग रखते थे और ऊपर जो दूसरी मंजिल हुआ करती थी उस पर वो रहा करते थे। सर्दी के दिनों में अक्सर इनका परिवार नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता था। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं थी। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते थे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपको घर दिख रहा होगा, ये जो है लद्दाख में घर इस टाइप के बने होते हैं। देखो, ये नीचे की मंजिल है और ये ऊपर की मंजिल है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो और इम्पोर्टेंट क्या चीज है, यहाँ पे नीचे आते हैं हम यहाँ पर। हाँ, तो देखो अब क्या होता है, वो धीरे धीरे जब लद्दाख पहुंच जाता है वो व्यक्ति, तो अब लद्दाख पहुंचने के बाद में जब वो ऊपर की तरफ चढ़ता है, ठीक है, ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो एक इलाका आता है जिसे हम कहते हैं चांगथांग इलाका। क्या कहते हैं, चांगथांग इलाका कहते हैं। ये लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना मैदानी इलाका है, ठीक है। ये कैसा था, सुनसान और पथरीला था। इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। मेरे सिर में दर्द होने लगा और बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। तो बेसिकली जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो होता क्या है, हमें ऑक्सीजन की मात्रा ऊपर जैसे जाते हैं तो कम होती जाती है, तो सांस लेने में परेशानी होती है और सिर में दर्द होने लगता है।
ठीक है। तो फिर धीरे धीरे ऐसी हवा में सांस लेने की आदत सी पड़ गई। जब वहां पे आप रहोगे तो आपकी हैबिट पड़ जाएगी वहां पे रहने की। तो मैं कई दिन तक यहाँ मोटरसाइकिल पर घूमता रहा, लेकिन दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था, ना कोई पेट्रोल पंप, ना कोई मैकेनिक, सिर्फ दूर दूर तक नीला आसमान और पहाड़ों के बीच बहुत से तालाब। तो ये कहाँ की बात है? ये चांगथांग इलाके की बात है, ठीक है। ये लद्दाख में ही पड़ता है चांगथांग इलाका। कई रातें कई दिन बीत गए, मैं अकेला ही बढ़ता रहा। फिर एक दिन अचानक मेरे सामने बड़ा सा हरा मैदान और उसमें चलती भेड़ बकरियां, थोड़ी सी दूरी पर कुछ टेंट दिखाई दिए। ठीक है, अब देखो ये क्या थे। तो इसको यहाँ पर देखो, वहां मैं मिला नामग्याल से। किससे मिला? नामग्याल एक व्यक्ति का नाम है। तो ये चांगपा इलाका था, ठीक है, चांगपा। तो यहाँ पर क्या था, ये जो मैदान था हरा भरा था। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, भेड़ बकरियों को चराते हैं इस मैदान में, ठीक है। तो यहाँ पढ़ते हैं इसके बारे में। उन्हीं से मुझे चांगपा के बारे में पता लगा। इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5,000 लोग। चांगपा घुमंतू लोग होते हैं जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते। अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी जरूरत का सामान मिलता है, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि। भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। जितनी भेड़ बकरियां उतना ही ऊंचा परिवार का स्तर। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना शॉल बनती है। अभी हम नीचे पश्मीना शॉल के बारे में पढ़ेंगे जब हम नीचे बढ़ेंगे चैप्टर के। तो यहाँ पर देखो, जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज्यादा और नरम होंगे। कहते नहीं है कि एडजस्टमेंट जब होता है ना, तो एडजस्टमेंट उसी के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी कर लेती है। अब जब जैसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, मतलब जैसे ही हम पहाड़ों के ऊपर जाते हैं तो ठंड और बढ़ती जाती है। तो वहां पे जो जानवर मिलेंगे ना, वहां पे जो जानवरों के बाल होंगे वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। इसलिए चांगपा इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। यही है इनकी जिंदगी। तो ये एक तरीके से चांगपा जाति थी जो कि भेड़ बकरियों को पालना पसंद करती है। अब होता क्या है यहाँ पर, इसको देखो पढ़ते हैं। मैं मोटरसाइकिल पर तो थोड़ा मैं तो अपना थोड़ा ही सामान लाया था, लेकिन ये लोग अपना पूरा घर और सामान घोड़ों और याक पर लाद कर घूमते हैं। अब आगे बढ़ना हो तो ये सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेट कर निकल पड़ते हैं। जब ठहरना हो तो कुछ ही देर में अपना टेंट गाड़ लेते हैं, तैयार हो जाता है इनका घर। तो इस तरीके से घुमंतू टाइप के लोग होते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये क्या कहते हैं, ये लड़का जो था घूमने गया था, ये इनके टेंट में गया। तो यहाँ पर दिखाया गया, क्या बोलता है ये, आपका स्वागत है कहते हुए नामग्याल मुझे बहुत बड़े तिकोने टेंट में ले गया। ये अपने टेंट को रेबो कहते हैं, ध्यान रखना। जो चांगपा के टेंट है उन्हें क्या कहा जाता है? रेबो कहा जाता है। याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियां बनाते हैं जिन्हें सिलकर जोड़ते हैं। ये बहुत मजबूत होती है और गर्म भी। मैंने देखा कि ये पट्टियां 9 डंडियों के सहारे जमीन से बंधी थी। टेंट लगाने से पहले जमीन में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं, फिर गड्ढे के आसपास की ऊंची जमीन पर टेंट लगाते हैं। तो इस तरीके से था। अब देखो यहाँ पर हम पश्मीना शॉल के बारे में पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पश्मीना शॉल, तो यहाँ पर देखो, माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं होती। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक नस्ल से जो लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 से भी बहुत कम -40 डिग्री तक चला जाता है। यहाँ सर्दियों से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे शरीर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। इसलिए पश्मीना शॉलों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता है। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए कुछ खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर के एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। तो कहने का मतलब इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और इससे सीटेट मतलब क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो भी इसके लिए ये सारे चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है, कितने घंटे लगते हैं इसको बुनने के लिए, ठीक। तो इसकी पश्मीना शॉल की विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब वो होता क्या है, जब वो इन लोगों के टेंट में घुसता है, तो टेंट में घुसने पर उसने पाया कि ये बहुत ऊंचा था, मैं आराम से सीधा खड़ा हो सकता था।
अपने टेंट में मैं ऐसा नहीं कर पाता था। रेबो अंदर से मेरे मुंबई वाले फ्लैट के कमरे के जितना बड़ा था। रेबो मतलब मैंने क्या बताया, रेबो एक टेंट का नाम था, ठीक है। दो लकड़ी के बड़े डंडों के सहारे खड़ा था। रेबो के बीचों बीच एक खुला छेद था जहां से चूल्हे का धुआं बाहर जा सके। नामग्याल ने बताया कि इनके टेंट का डिजाइन 1000 साल से भी पुराना है। इससे टेंट में रहने वाले चांगपा ठंड से बचे रहते हैं। ठीक है, तो ये तरीके से रेबो यहाँ पर दिख रहा है। टेंट का जो नाम है उसे हम रेबो कहते हैं, इस टाइप के टेंट को। ठीक है, यहाँ पर देखो और देखें, 1 घंटे में 70 किलोमीटर की गति। सोचो अगर तुम अपने गांव से बस में बैठे और इसी गति से चलें तो तुम 1 घंटे में कहाँ तक पहुंच जाओगे। तो ये तो अलग बात हो गई। फिलहाल हमें पढ़ना है यहाँ पे। रेबो के पास ही भेड़ बकरियों को रखने के पास के लिए जगह बनी थी। मतलब जहां पर ये लोग टेंट बनाते हैं उसी के पास भेड़ बकरियों को रखते हैं। इसे चांगपा लेखा कहते हैं। मतलब भेड़ बकरियों के रहने का जो स्थान है उसे लेखा कहा जाता है। लेखा की दीवारें पत्थरों चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए खास निशान बना देता है। रोज सुबह झुंड को लेखा से बाहर निकालकर गिनकर चराने ले जाता है और ठीक से वापस लाना वहां की औरतों और जवान लड़कियों का रोज का काम है। मतलब ये लोग क्या करते हैं, कुछ दिनों के लिए इन्होंने रेबो मतलब टेंट बना लिया और टेंट के पास ही ये लोग क्या करते हैं, अपने जो जानवर होते हैं जानवरों के रहने के लिए स्थान बना देते हैं और सुबह जैसे ही होती है ये लोग वहां से जानवरों को निकालकर चराने के लिए ले जाते हैं। और जिस स्थान पर इन जानवरों को रखा जाता है उस स्थान को हम कहते हैं लेखा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब धीरे धीरे ये क्या करता है, श्रीनगर की ओर बढ़ता है। वो व्यक्ति जो है श्रीनगर की ओर बढ़ता है। श्रीनगर की ओर बढ़ते हुए वो वहां पर उसको रास्ते में कई तरीके के अद्भुत घर और इमारतें दिखती हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, किस तरीके के यहाँ पर घर बने हुए थे। ठीक, तो यहाँ पर देखो डल झील आपको दिखाई दे रही है। डल झील, डल झील जो कहाँ पर है, ये आपके श्रीनगर में पड़ती है। चीज ध्यान रखना, इससे भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम श्रीनगर के घर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो, श्रीनगर में बाहर से आए हुए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। ये देखो आपको दिख रही होगी हाउस बोट, ये दिख रही है ना। ये भी देखो यहाँ पे कई सारे हाउस बोट दिख रहे हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच में से इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। इसके अलावा देखो, हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन खत्म बंद जो जिग्सा पजल जैसा दिखता है। देखो ये दिख रहा है ना, खत्म बंद, इस तरह की डिजाइन होती है। ये कहाँ होती है, हाउस बोट के अंदर जो दीवारें होती है वहां पर। ठीक है, यहाँ के पुराने घरों की खासियत यह है कि ये जालीदार खिड़कियां ये बाहर की ओर उभरी हुई होती है। देखो यहाँ पर ये खिड़कियां जो है ना, ये बाहर, देखो ये खिड़की है, ये खिड़की बाहर की ओर उभरी हुई है, बाहर की ओर, दीवार से बाहर की ओर निकली हुई है। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डब कहते हैं। इनमें बैठकर बाहर का नजारा बढ़िया दिखता है। तो इस तरीके से अगर कभी आप चाहो तो इनको ऑब्जर्व कर सकते हो। बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोगी में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में अलग अलग कमरे भी होते हैं। तो इस तरीके के यहाँ पर भी देख सकते हैं, इनको डोंगे कहते हैं। ठीक है, लकड़ी के बने हुए होते हैं। पत्थरों को काटकर एक ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीरी गांव में दिखते हैं। गांव के घरों की विशेषता क्या है, ये लोग क्या करते हैं, पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक पत्थर रखकर के घर बनाते हैं और पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवा होती है। ढलवा मतलब नीचे की तरफ ढाल होता है, जिससे कि पानी वगैरह, बारिश वगैरह हो तो नीचे की तरफ पानी यहाँ से उतर जाए। तो यहाँ पे देखें, अगर पुराने घरों की खासियत देखें तो यहाँ के पुराने घरों की खासियत यह है कि यहाँ पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर इन्होंने घर बनाए हैं। घरों के दरवाजे खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने। तो ये तरीके का डिजाइन जो होता है ना, ये इसको हम मेहराब कहते हैं। तो यहाँ पे देखो डिजाइनदार मेहराब बने हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं थी श्रीनगर के घरों की। और यहाँ पर तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है। अब हम एक नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर 13 और हमने बेसिकली चैप्टर 9 तक पढ़ा था। ठीक है, तो चैप्टर 10 हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर जो 10 है वो है बोलती इमारतें। ठीक, अब देखो इस चैप्टर में बेसिकली जो गोलकुंडा है ना, गोलकुंडा का जो दुर्ग और किला है उसके बारे में बताया गया है।
तो गोलकुंडा के बारे में जब हम पढ़ ही रहे हैं तो हम समझ लेते हैं कि ये कहाँ पर है। ये जो गोलकुंडा है ये हमारे दक्षिण भारत में है। कहाँ पर है? दक्षिण भारत में स्थित है। और ये हैदराबाद, जो हैदराबाद सिटी है, हैदराबाद सिटी से पश्चिम की तरफ अगर आप 5 या 6 मील चलोगे, तो आप पश्चिम की तरफ जब 5 या 6 मील चलोगे तो आपको गोलकुंडा के दुर्ग और किले आपको दिख जाएंगे। एक तरीके से ये जो है ना, ये अब यहाँ पे कोई रहता नहीं है, मतलब ये ध्वस्त किले हैं। पहले जो यहाँ पर जो राज था, ये इनको बनवाया किसने था? इनको जो वारंगल जो राजा थे, वारंगल राजाओं ने इसको बनवाया था। बाद में जो कुतुब शाही शासन इस गोलकुंडा पर कुतुब शाही लोगों ने यहाँ पर शासन किया था, कुतुब शाही राजाओं ने। ठीक है, तो हमें बेसिकली बात थोड़ी बहुत इसकी विशेषताएं पढ़नी है, तो उन्हीं के बारे में हम देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बेसिकली हम देखेंगे कि यहाँ पर ये सन 1518 से 1687 तक कुतुब शाही सुल्तानों ने यहाँ पर एक के बाद एक राज किया। तो ये ध्यान रखनी है, सन 1518 से 1687 तक ये चीज ध्यान रखनी है। और यहाँ पर 1200 में यह किला मिट्टी का बना था। ठीक है, यह ध्यान रखना है कि सन 1200 में ये जो किला था, बाद में तो ये आप पत्थरों का बन गया, लेकिन 1200 में ये किला किसका बना था? मिट्टी का बना था। बाद में लोगों ने जब यहाँ पे राज किया तो इसको मॉडिफिकेशन करवाया, अब ये पत्थर का बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये किला देख सकते हो, ये सुल्तान का महल है। और यहाँ पर इनकी कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ पे देखो ये फव्वारे वगैरह लगे हुए हैं, इनसे हमेशा पानी निकलता रहता था। ठीक है, और यहाँ पर हम देखें कि पूर्व पश्चिम कहाँ है? पूर्व पश्चिम, तो जिस जगह पर तुम हो वहां पर सूरज किस तरफ से उगता है उसको हम क्या कहते हैं? पूर्व कहते हैं। और जिस जगह डूबता है उसे हम क्या कहते हैं? पश्चिम कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो डायरेक्शन होती है वो अगर पेपर पे हमने, तो यहाँ पर जो होती है वो ईस्ट लेते हैं, मतलब पूरब लेते हैं। और यहाँ पर हम पश्चिम लेते हैं, यहाँ पर हम उत्तर लेते हैं, और यहाँ पर हम दक्षिण लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, इसके अलावा ये देखो यहाँ पर और क्या इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। ये जो गोलकुंडे किला का नक्शा आपको दिख रहा होगा, नक्शा खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर नक्शा आपको देते भी है ना, तो नक्शा आपको क्या करेंगे, वो पेपर में अगर नक्शे से क्वेश्चन पूछते हैं तो नक्शा बना कर देंगे। जैसे आपने देखा होगा कि आपके सीटेट में प्रश्न ऐसे आ जाते हैं, नक्शे में 1 सेंटीमीटर जमीन 110 मीटर की दूरी दिखाता है, तो आप बताओ नक्शे में फतेह दरवाजे से बाला हिसार कितनी दूरी पर होगा? तो फतेह दरवाजे से बाला हिसार, तो यहाँ पर आप ढूंढ लोगे कि जो फतेह दरवाजा कहाँ पर है और बाला हिसार तक की दूरी कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो ये आपको दिख रहा है, ये रहा आपका फतेह दरवाजा। ये एक मिनट, ये रहा आपका फतेह दरवाजा और ये रहा आपका बाला हिसार। तो यहाँ पे वो आपको दूरी दे देगा सेंटीमीटर में, तो आपको बता देगा कि 1 सेंटीमीटर इतने किलोमीटर, तो उस हिसाब से आप दूरी निकाल लोगे। ठीक है, और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आप जब घूमने जाओगे तो यहाँ पे एक टाइप की तोप आपको मिलेगी। वो तोपें जो है, इसका तोप का इस्तेमाल किया था वो औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूकों तोपों के साथ हमला करने आई थी यहाँ पर, वह किले में घुस नहीं पाई। उसकी पूरी सेना 8 महीनों तक बाहर बैठी रही। मतलब क्या हुआ था पहले के लोग क्या करते थे, मतलब जब मुगलों का शासन था ना हमारे इस पे, तो मुगलों का जब शासन था तो मुगल यहाँ पर दक्षिण में जब अपना वर्चस्व स्थापित करना चाह रहे थे, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, गोलकुंडे पर हमला करने के लिए योजना बनाई। तो यहाँ पर जो है औरंगजेब बादशाह बंदूकों और तोपों के साथ यहाँ पर आया था, लेकिन हमला कर नहीं पाया। यहाँ पर बेचारा 8 महीनों तक बैठा रहा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है इस चैप्टर में। और इसके अलावा तो और कोई चीज इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, यही चीजें कुछ इम्पोर्टेंट थी इस चैप्टर में, बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, बाकी जो हम डिस्कस कर लेंगे वो अगले वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं क्योंकि वीडियो भी लंबा हो गया है। तो अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये जो वीडियोस मैं आपको लिए बना रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, और आप अगर इन वीडियोस को कर लेते हो और आप अपने नोट्स बनाइए इन पॉइंट्स के थ्रू। ठीक है, इन पॉइंट्स को जब नोट्स बना लोगे तो जब आपका पेपर होगा तो आप 1-2 दिन पहले इनको रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।